हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। तो आज हम 6 सेमेस्टर का कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट का सबसे लास्ट यूनिट और लास्ट यूनिट का भी सबसे लास्ट लेक्चर आज हम देने जा रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले आज हम जानेंगे ग्रॉस इनकम के बारे में। ये वैल्यूएशन का लास्ट टॉपिक है। तो हम पहले जानेंगे ग्रॉस इनकम। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, मान लीजिए कोई भी प्रॉपर्टीज है। मान लीजिए कि ये कोई बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग से होने वाला जितना भी टोटल इनकम है वो क्या कहलाएगा? आपका ग्रॉस इनकम कहलाएगा। किसी भी प्रॉपर्टी से होने वाला टोटल इनकम क्या कहलाएगा? ग्रॉस इनकम कहलाएगा। प्यारे बच्चों, ग्रॉस इनकम जो है एक बेहतरीन पैरामीटर है ये जानने के लिए कि प्रॉपर्टी से टोटल अर्न कितना हो रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, एक होता है ग्रॉस इनकम और एक होता है नेट इनकम। तो नेट इनकम क्या होगा प्यारे बच्चों? मान लीजिए ग्रॉस इनकम कुछ होगा और ग्रॉस इनकम को कमाने के लिए कुछ ना कुछ तो खर्च करना पड़ रहा होगा। मान लीजिए बिल्डिंग को रिपेयर करना पड़ रहा होगा, मेंटेनेंस करना पड़ रहा होगा, तो बहुत सारा खर्च होगा जिसको हम आउट गोइंग कहते हैं। अगर हम ग्रॉस इनकम में से आउट गोइंग को घटा दे तो वो कहलाता है नेट इनकम। तो प्यारे बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, ग्रॉस में से आउट गोइंग घटा रहे तो नेट इनकम बच रहा है। मतलब कि आपका ग्रॉस इनकम नेट इनकम पे डिपेंड नहीं करता है, बट नेट इनकम ग्रॉस इनकम पे डिपेंड करता है। तो हम देखते हैं प्यारे बच्चों क्या लिखे हैं। पहला डिफिनीशन है ग्रॉस इनकम। तो क्या है? ग्रॉस इनकम इज ऑफ एनी प्रॉपर्टीज। ग्रॉस इनकम ऑफ एनी प्रॉपर्टीज इज द टोटल इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टीज। ग्रॉस इनकम क्या है किसी भी प्रॉपर्टीज का? कि उस प्रॉपर्टीज से टोटल इनकम कितना आ रहा है। ठीक है ना? ग्रॉस इनकम इज इंपॉर्टेंट। ग्रॉस इनकम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड हाउ मच अर्न टू द प्रॉपर्टीज। ग्रॉस इनकम एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिससे हमको ये पता चलता है कि उस प्रॉपर्टी से कितना इनकम, कितना अर्न हो रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है ग्रॉस इनकम इज नॉट डिपेंड्स ऑन नेट इनकम। नेट इनकम पे डिपेंड नहीं करता है आपका ग्रॉस इनकम। नेक्स्ट, ग्रॉस इनकम इज ग्रॉस इनकम इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेट इनकम। तो प्यारे बच्चों ग्रॉस में से कुछ घटता है तब नेट आता है। इसका मतलब क्या हो? ग्रॉस हमेशा क्या होगा? नेट से ज्यादा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेट इनकम। तो नेट इनकम क्या बोलेंगे? ग्रॉस इनकम में से जो आउट गोइंग है, जो खर्च है, अगर उसको हम डिडक्ट कर दे तो जो बचने वाला अमाउंट है वो कहलाएगा आपका नेट इनकम। तो प्यारे बच्चों देखिए, नेट इनकम कैन बी कंप्यूटेड बाय डिडक्टिंग द आउटगोइंग एक्सपेंसेस फ्रॉम ग्रॉस इनकम। ग्रॉस इनकम से आउटगोइंग को घटाकर जो बचेगा वो कहलाएगा आपका नेट इनकम। नेट इनकम कैन बी कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग फॉर्मूला। ठीक है प्यारे बच्चों, आप फॉर्मूला देख रहे हैं, नेट इनकम बराबर ग्रॉस इनकम माइनस आउटगोइंग। अब हम देखेंगे प्यारे बच्चों आउटगोइंग होता क्या है, तो इसको आप नोट डाउन कीजिए। प्यारे बच्चों अब देखेंगे हम लोग आउट गोइंग के बारे में। आउट गोइंग क्या होता है? तो आउट गोइंग क्या बोले? एक तरह का खर्च है। ठीक है ना? तो इट इज एक्सपेंसेस, या क्या है? या एक खर्च है ऑकर्स इन द ड्यूरिंग ऑफ लाइफ स्पैन ऑफ द प्रॉपर्टी। ये ऑकर्स करता है जब तक आपका स्ट्रक्चर चलेगा तब तक आपका खर्च होगा ही होगा। फॉर मेंटेनिंग द प्रॉपर्टीज, किस लिए होगा भाई? तो प्रॉपर्टीज को मेंटेन करने के लिए होगा। तो वेरियस टाइप्स ऑफ आउटगोइंग है उसको हम देखेंगे और उसका कितना परसेंटेज है वो भी हम देखेंगे। तो पहला देखते हैं प्यारे बच्चों मुनिसिपल टैक्स। मुनिसिपल टैक्स क्या होता है? मान लीजिए कुछ प्यारे बच्चों आप कोई बिल्डिंग बनाए हैं तो आपके बिल्डिंग में पानी वगैरह आ रहा होगा, पानी का नाला होगा, तो उस नाला वगैरह को साफ करने के लिए नगर पालिका होता है। एक क्या होता है? नगर पालिका होता है, जो कि हम उसको बोल सकते हैं लोकल अथॉरिटी। क्या बोल सकते हैं? लोकल अथॉरिटी। तो आप उसको क्या करते हैं? कुछ टैक्स करते हैं, कुछ टैक्स पेड करते हैं, तो वही टैक्स आपको आएगा म्युनिसिपल टैक्स में आएगा। ठीक है ना? तो इसमें हम देखते हैं म्युनिसिपल टैक्स में क्या है? द टैक्सेस विच आर पेड टू द लोकल अथॉरिटी। यह जो टैक्स है वो लोकल अथॉरिटी को पेड किया जाता है बाय द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी। किस लिए किया जाता है? तो फॉर सर्विसेज, फॉर सर्विस। कैसा सर्विस? तो लाइक वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, ईटीसी। जैसे वाटर सप्लाई, सैनिटेशन जितना भी है, जैसे नाला साफ करना हुआ, बहुत सारा आता है सैनिटेशन में, वाटर सप्लाई सैनिटेशन, है ना? तो सच टैक्सेज आर 1 to 2% ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो टोटल जितना भी कॉस्ट लगा होगा कंस्ट्रक्ट करने में बिल्डिंग को, उसका 1 से 2% आपका कहाँ चला जाता है? म्युनिसिपल टैक्स में चला जाता है। अब हम बात करते हैं एनुअल रिपेयर
एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। तो प्यारे बच्चों उस प्रॉपर्टीज को, उस बिल्डिंग को रिपेयर और मेंटेनेंस करना होगा, क्योंकि उसका लाइफ और भी लंबा हो और ड्यूरेबल हो जाए। तो वो जो होता है 1 से 1.5% ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है। द एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी लाइज बिटवीन 1 से 1.5% ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट होता है प्यारे बच्चों, वो टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन का 1 से 1.5% होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इंश्योरेंस। तो प्यारे बच्चों इंश्योरेंस क्या है, आप किसी भी प्रॉपर्टीज का इंश्योरेंस कराते हैं, तो इंश्योरेंस जो कराते हैं तो उसका क्या करते हैं, एनुअली कुछ ना कुछ पेड किया जाता है इंश्योरेंस कंपनी को बाय द ऑनर के द्वारा पेड किया जाता है। तो यह भी एक तरह का खर्च है। तो वो खर्च कितना होता होगा, तो ये डिपेंड करता हुआ इंश्योरेंस कॉस्ट पे, मतलब आप कितना इंश्योरेंस करवाए हैं। द प्रीमियम पेड बाय द ऑनर, प्रीमियम पेड कहने का मतलब है प्यारे बच्चों एनुअली कुछ ना कुछ पेड किया जाता होगा इंश्योरेंस का मनी, तो उसी को हम बोल रहे हैं प्रीमियम पेड। कौन करता होगा, ऑनर करता होगा। द प्रीमियम पेड बाय द ऑनर फॉर इंश्योरेंस ऑफ प्रॉपर्टी, इट डिपेंड्स ऑन कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस। तो प्यारे बच्चे इसका कोई परसेंटेज नहीं है, क्योंकि ये जो डिपेंड करेगा कितने रुपए का आप इंश्योरेंस करवाए हैं उस पर डिपेंड्स करेगा। अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट एंड कलेक्शन। तो प्यारे बच्चों आप जो बिल्डिंग बनाए हैं उस बिल्डिंग को मैनेज करने के लिए आप लिफ्टमैन रखे होंगे, लिफ्ट को ऊपर नीचे ले जाने वाला एक लिफ्टमैन होता होगा, गेट के पास एक गेट का वॉचमैन होता होगा। तो इन सारे को आप पैसा देते होंगे, तो ये जो खर्च है वो कहलाएगा मैनेजमेंट एंड कलेक्शन के अंतर्गत कहलाएगा। और ये होता कितना है, तो उस बिल्डिंग से टोटल जितना रेंट आ रहा है उसका 5 से 7% इसमें माना जाता है। मतलब जितना भी रेंट आप उस बिल्डिंग से आ रहा है, आपको आ रहा है, तो उसका 5 से 7% आपको खर्च हो जाएगा इसमें मैनेजमेंट एंड कलेक्शन में। दीज आर चार्जेज, ये सब क्या है, कुछ चार्ज है जो कहाँ पे इंक्लूड है, विच इंक्लूड एक्सपेंसेज ऑन वॉचमैन, लिफ्टमैन, रेंट कलेक्टर, जो रेंट कलेक्ट करता है उसको भी आप कुछ पैसा देते होंगे। These charges are generally 5 to 7% ऑफ ग्रॉस रेंट, जितना भी ग्रॉस रेंट आता है उसका 5 से 7% आपको मैनेजमेंट एंड कलेक्शन में चला जाएगा। अब आता है गवर्नमेंट टैक्स भी देते होंगे, तो आपका जो प्रॉपर्टी है, आपका जो जमीन है उसके ऊपर आप क्या देते होंगे, टैक्स देते होंगे, गवर्नमेंट को टैक्स देते होंगे। तो ये भी एक तरह का आउट गोइंग है। तो आप इसको आउट गोइंग क्या होता है और आउट गोइंग कितने तरीके का, इससे भी ज्यादा हो सकता है, आप सोच के और भी लंबा कर सकते हैं। तो वेरियस टाइप्स ऑफ आउट गोइंग और उसका कितना परसेंटेज वो हम लोग अभी देखें, ठीक है ना, इसको नोट डाउन कीजिए। प्यारे बच्चों अब हम समझेंगे कैपिटलाइज्ड कॉस्ट। प्यारे बच्चों इसका थोड़ा सा डेफिनेशन थोड़ा सा टफ है, इसको समझने से पहले, इसको देखने से पहले इसको समझ लेते होता क्या है। मान लीजिए प्यारे बच्चों हम कोई बिल्डिंग बनाए हैं, बिल्डिंग में कोई कॉस्ट लगा होगा, इस बिल्डिंग से कुछ ना कुछ नेट इनकम आता होगा, कुछ ना कुछ नेट इनकम आता होगा। हम क्या बोले, कोई बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग से कुछ ना कुछ आपको नेट इनकम आता होगा। अब हम क्या सोचते हैं प्यारे बच्चों, हम बिल्डिंग नहीं बनाकर, मतलब हमारे पास और पैसा है, हम और उस पैसे से एक और बिल्डिंग बना सकते हैं, बट हम सोच रहे हैं कि कितना पैसा और लगा दे, बिल्डिंग नहीं बनाकर कहीं और हम इन्वेस्ट कर दें, कितना पैसा, मतलब कितना मनी हम इन्वेस्ट कर दे जिससे हाई रेट, मतलब मैक्सिमम परसेंटेज इंटरेस्ट के दर से आपको उसका जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो नेट इनकम के बराबर हो जाए। मतलब हम क्या कहना चाहे बच्चों समझिएगा कि मान लीजिए कोई एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग से कुछ ना कुछ नेट इनकम आ रहा होगा, ये कन्फर्म है, कुछ ना कुछ नेट इनकम आ रहा है। हम वह पैसा पता करना चाहते हैं कि हम कितना पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करें कि उसका जो इंटरेस्ट होगा वो नेट इनकम के बराबर हो जाए। इसका जो इंटरेस्ट होगा वो किसके बराबर हो जाए, नेट इनकम ऑफ द प्रॉपर्टीज के बराबर हो जाए। तो वही जो मनी इन्वेस्ट हुआ है वो कहलाएगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू कहलाएगा। हम क्या बोले, हम मेरे पास पैसा है बट हम बिल्डिंग नहीं बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि कुछ और पैसा लगाकर हम कहीं इन्वेस्ट करें और उससे कुछ सिंपल इंटरेस्ट आए, और वो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो इस बिल्डिंग के नेट इनकम के बराबर हो जाए। थोड़ा सा 2 बार 3 बार वीडियो को आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या बोलना चाह रहे थे। तो हम क्या बोले कि हम कितना पैसा इन्वेस्ट कर दे कि इस नेट इनकम के बराबर इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाए। तो प्यारे बच्चों यही मनी जो इन्वेस्ट करेंगे वो कहलाएगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू। तो देखिए प्यारे बच्चों आप लोग पढ़े होंगे, इसको निकालेंगे कैसे, देखिए कैसे निकालते हैं। हम बोले कैपिटलाइज्ड वैल्यू
कैपिटलाइज्ड कॉस्ट कैन बी कैलकुलेटेड बाई फॉलोइंग फॉर्मूला। तो फॉर्मूला याद नहीं करना है, इसको हम निकाल देते हैं। कैसे निकालेंगे फॉर्मूला? तो देखिए प्यारे बच्चों, हम क्या बोले, सिंपल इंटरेस्ट बराबर, आप लोग पढ़े होंगे PRT बाई 100, PRT बाई 100। हम बोले कि सिंपल इंटरेस्ट के बराबर क्या हो जाना चाहिए, नेट इनकम। क्या होना चाहिए, नेट इनकम। तो यही जो मनी जो इन्वेस्ट करेंगे, जो सिंपल इंटरेस्ट के बराबर नेट इनकम हो जाए, यही इन्वेस्टमेंट क्या कहलाएगा, आपका कैपिटलाइज्ड कॉस्ट। तो आपका ये पी क्या हो जाएगा, 100 इंटू नेट इनकम बटे R बाई R इंटू टी। तो ये क्या कहलाएगा, पी कैपिटलाइज्ड वैल्यू। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फॉर्मूला आपका हो जाएगा नेट इनकम इंटू 100 बाई R। प्यारे बच्चों, हम एनुअली बात करते हैं, तो टी बराबर क्या लेंगे, 1 लेंगे। तो ये फॉर्मूला हो गया। अभी एक टर्म आएगा ईयर परचेज। तो ईयर परचेज क्या होता है, 100 बाई R, उसको भी समझा देंगे। तो फिलहाल अभी आप लिख लीजिएगा कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू बराबर नेट इनकम इनटू ईयर परचेज होता है, ईयर परचेज होता है। देखिए प्यारे बच्चों, फिर से इसको समझ लीजिए। कैपिटलाइज्ड वैल्यू वह वैल्यू है जिससे कि किसी हमारा बिल्डिंग जो है उसका जो नेट इनकम है उसके बराबर सिंपल इंटरेस्ट आ जाए, सिंपली, ठीक है ना। तो उसको निकालने का ये फॉर्मूला है। तो क्या लिखा हुआ डिफिनेशन थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा टफ है, फिर भी देखते हैं। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज द अमाउंट ऑफ मनी। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ किसी भी प्रॉपर्टीज का क्या होता है, वह अमाउंट होता है एट जिस पर एनुअल इंटरेस्ट एट द हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमको हाईएस्ट रेट, मार्केट का जो हाईएस्ट रेट है उसको हमको लेना है, जो हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको लेना है, जो किसके बराबर हो जाए, इक्वल टू द नेट इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी से जो नेट इनकम आ रहा है उसके बराबर हो जाए। ये आपका निकालने का तरीका है, इसको आप देख लीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम देखते हैं ईयर परचेज के बारे में। अब हम प्यारे बच्चों देखेंगे ईयर परचेज के बारे में। तो ईयर परचेज ऐसा अमाउंट है जिसको हम मार्केट में अगर इन्वेस्ट करें तो नेट इनकम कितना आ जाए, पर ईयर 1 रुपया है। या तो हम उसको बोल सकते हैं नेट इनकम, या उसको हम बोल सकते हैं कि इंटरेस्ट मेरा 1 रुपया आ जाए। नेट इनकम क्या होगा, मेरा इंटरेस्ट कितना आ जाए, 1 रुपया आ जाए। तो देखिए प्यारे बच्चों, नेट इनकम या सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT बाई 100, ठीक है ना। तो नेट इनकम कितना हो जाए, 1 रुपया। तो 1 रुपया इंटू PRT बाई 100। और देखिए एनुअली बात करता है बराबर, तो टी बराबर 1। तो यही जो इन्वेस्टमेंट है, यही जो पी है आपका कहलाएगा ईयर परचेज। तो पी बराबर क्या हो जाए, 100 बाई R बाई टी। टी बराबर 1, तो 100 बाई R क्या कहलाएगा आपका, ईयर परचेज। तो देखिए प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ है, इट इज डिफाइंड एज द कैपिटल सम रिक्वायर्ड। क्या है ईयर परचेज, क्या है, वैसा कैपिटल सम है जिसको इन्वेस्ट करने पर कितना रिसीव हो, 1 रुपया एनुअली रिसीव हो, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए। प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे वैल्यूएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। वैल्यूएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग क्या है, एक ऐसा टेक्निक है जिससे हम प्रेजेंट वैल्यू किसी भी प्रॉपर्टीज का पता करेंगे। मतलब जो प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट कर रहा है उस एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज का हम क्या पता करेंगे, कॉस्ट पता करेंगे, वैल्यू पता करेंगे। देखिए मेरे बच्चों क्या बोला गया है, वैल्यूएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज द प्रोसीड्यूर, एक प्रोसीड्यूर है जिससे हम डिटरमाइन करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज। एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज का प्रेजेंट वैल्यू डिटरमाइन करने का प्रोसीड्यूर है आपका वैल्यूएशन। अब हम देखेंगे पर्पस ऑफ वैल्यूएशन। वैल्यूएशन जो है किसी भी लैंड और बिल्डिंग का वैल्यूएशन करने का क्या आपका पर्पस है। तो फॉलोइंग पर्पस है, देखते हैं। पहला, फॉर बाय एंड सेलिंग द प्रॉपर्टीज। अगर किसी प्रॉपर्टीज को आप खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो उस प्रॉपर्टीज का प्रेजेंट वैल्यू पता होना चाहिए। दूसरा, टू पे द टैक्स। अगर कोई प्रॉपर्टीज आपके पास है तो उसका प्रेजेंट वैल्यू आपको जानना होगा, तभी जाकर आप उसका टैक्स पे कर पाइएगा उस प्रॉपर्टीज का गवर्नमेंट को। नेक्स्ट है फॉर रेंट फिक्सेशन। अगर प्यारे बच्चों आपको किसी प्रॉपर्टीज को रेंट लगाना है तो उसको रेंट लगाने के लिए भी उस प्रॉपर्टीज का वैल्यू पता होगा, क्योंकि अभी हम इसके बाद पढ़ाएंगे रेंट फिक्सेशन मेथड। तो उसको बताएंगे कि विदाउट रेंट हम
विदाउट हम प्रॉपर्टी जाने हुए, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी जाने हुए रेंट हम बता नहीं सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर लोन डिमांड। फॉर लोन डिमांड, अगर आप चाहते हैं कि कुछ लोन हम बैंक से डिमांड करें तो आपको अपने प्रॉपर्टीज को दिखाना होगा, तो आपके प्रॉपर्टीज के अनुसार ही आपको बैंक क्या देगी, लोन देगी। नेक्स्ट है फॉर इंश्योरेंस ऑफ प्रॉपर्टीज, अगर आप आपका जो प्रॉपर्टीज है उसका इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं तो इंश्योरेंस करने के लिए भी उस प्रॉपर्टीज का वैल्यू जानना जरूरी है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यूएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एंड मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यूएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। तो देखिए, पहला है लोकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। प्यारे बच्चों, आपको भी पता है कि कोई जमीन अगर गांव में है और कोई जमीन आपका टाउन में है तो दोनों के वैल्यू पर आपका क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। गांव का जमीन का रेट जो होता है कम होता है और टाउन का बहुत ही ज्यादा होता है। तो प्यारे बच्चों, हम बोल सकते हैं कि लोकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी एकदम मेजर फैक्टर है जो लैंड के कॉस्ट पर अफेक्ट करता है। तो दिस इज द मेजर फैक्टर विच अफेक्ट द वैल्यूएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। दूसरा है साइज ऑफ द लैंड। तो प्यारे बच्चों, पता है अगर बड़ा साइज का जमीन होगा तो ज्यादा कॉस्ट होगा, अगर छोटा साइज का जमीन होगा तो कम कॉस्ट होगा। द वैल्यू ऑफ लार्ज साइज लैंड इज मच मोर देन द वैल्यू ऑफ स्मॉल साइज लैंड। स्मॉल साइज लैंड के रिस्पेक्ट में लार्ज साइज का जो अगर लैंड होगा तो उसका कॉस्ट ज्यादा होगा। नेक्स्ट है शेप। प्यारे बच्चों, अगर कोई रेगुलर शेप है, मान लीजिए कोई स्क्वायर शेप का है और कोई जिस तरह से शेप का है, तो जो रेगुलर शेप का जो लैंड होगा उसका कॉस्ट ज्यादा होगा विथ रिस्पेक्ट टू इरेगुलर शेप। ठीक है ना प्यारे बच्चों, द वैल्यू ऑफ लैंड विथ रेगुलर शेप विल बी मोर विथ रिस्पेक्ट टू इरेगुलर शेप ऑफ लैंड। अब हम बात करते हैं फ्रंटेज एंड डेप्थ। प्यारे बच्चों, अगर कोई जमीन क्या है, रोड साइड है, मतलब सड़क के जस्ट किनारे है, तो उसका कॉस्ट ज्यादा होता है विथ रिस्पेक्ट टू वैसा जमीन जो रोड से बहुत ही अंदर हो। तो हम क्या बोलेंगे, प्लॉट कर देते हैं, ए प्लॉट हैविंग मोर फ्रंटेज ऑन रोड साइड। कोई जमीन है, कोई प्लॉट है जो रोड साइड के एकदम बगल में है तो विल हैव ग्रेटर वैल्यू, उसका दाम क्या होगा, ज्यादा होगा। अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ सॉइल। अगर ऐसा जमीन जिसका जो सॉइल होगा एकदम हार्ड सॉइल होगा तो उसका कीमत ज्यादा होगा और सॉफ्ट सॉइल जमीन का कीमत कम होगा। क्योंकि प्यारे बच्चों, क्योंकि हार्ड सॉइल पर हमारा फाउंडेशन बहुत ही मजबूत बनेगा, ठीक है ना, और फाउंडेशन खर्च भी कम होगा। जबकि जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में ब्लैक कॉटन सॉइल जो होता है बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है और ये एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा होता है। बट अगर इस पे हम कोई कंस्ट्रक्शन करने जाएंगे तो यह सॉइल बहुत ही वीक रहेगा, इसीलिए ब्लैक कॉटन सॉइल का अगर कोई लैंड है तो उसका कीमत कम होगा। तो ये था प्यारे बच्चों फैक्टर, ठीक है ना, कि जो वैल्यूएशन एंड लैंड को अफेक्ट कर रहा था। अब हम प्यारे बच्चों जानेंगे किस किस मेथड है जो कि वैल्यूएशन कर सकता है किसी भी लैंड और बिल्डिंग का, मतलब प्रेजेंट वैल्यू जानने के लिए कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं। तो अब हम देखेंगे मेथड। पहले बच्चों हम देखेंगे मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। तो पहला है बुक वैल्यू मेथड। तो देखिए बुक वैल्यू मेथड क्या कहता है, मान लीजिए 10 साल पहले हम एक लैंड खरीदे थे जिसका कीमत था 15 लाख रुपया। अब उस लैंड पे हम क्या बोले, कंस्ट्रक्शन किए, तो कंस्ट्रक्शन जब किए तो इसका कीमत पड़ गया 20 लाख रुपया, ठीक है ना। तो 10 साल पहले हम जमीन खरीदे थे और 10 साल पहले ही हम क्या किए, कंस्ट्रक्शन किए। इस 10 साल के अंतराल में कुछ ना कुछ डिप्रिसिएशन हुआ होगा, मतलब बिल्डिंग कुछ का पार्ट कुछ ना कुछ टूट गया होगा, तो हम उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे पास्ट ईयर डिप्रिसिएशन। तो बुक वैल्यू मेथड आपका यही कहता है कि जो ओरिजिनल कॉस्ट है लैंड का, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ लैंड, जिस पैसे में आप लैंड को खरीदे होंगे उसका कॉस्ट प्लस जितना जमीन को बनाने में, बिल्डिंग को बनाने में लगा होगा उसका खर्च, और उसमें से आपको डिडक्ट करना होगा। क्या डिडक्ट करना होगा, तो 10 साल पहले आप जो बनाए थे तो उससे कुछ ना कुछ कोई पार्ट बिल्डिंग का खराब हुआ होगा, उस पार्ट के पैसा को आपको डिडक्ट करना होगा, मतलब डिप्रिसिएशन को डिडक्ट करना होगा। जो आएगा वही कहलाएगा उस प्रेजेंट एग्जिस्टिंग
प्रॉपर्टीज का आपका वैल्यू। बट ये प्यारे बच्चों ये बेकार मेथड है, क्योंकि हम ये जानते हैं अगर हम 10 साल पहले ये 15 लाख में खरीदे होंगे ओरिजिनल कॉस्ट, तो 10 साल बाद इसका कॉस्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा। तो मगर इस मेथड क्या कहता है, वही कॉस्ट आप लीजिए जिस कॉस्ट पे आप जमीन को खरीदे थे, तो वो इतना कोई खास मेथड है नहीं। तो देखिए अकॉर्डिंग टू दिस मेथड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज द सम ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ लैंड एंड कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग एंड देन डिडक्ट द पास्ट ईयर डिप्रिसिएशन। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम दूसरे मेथड की तरफ चलते हैं। प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे सेकेंड मेथड जिसका नाम है प्रेजेंट लैंड वैल्यू मेथड। तो ये भी बुक वैल्यू मेथड की तरह ही है, बट ये क्या बोला है कि हम जो है ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ लैंड नहीं लेके जो प्रेजेंट वैल्यू है लैंड का वो कंसीडर करेंगे। तो ये अच्छा मेथड है, यही अप्लाई भी होता है। तो देखिए पहले बच्चों क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज द सम ऑफ प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ लैंड, मतलब अभी जो है कॉस्ट है लैंड का उसका कॉस्ट होगा, और जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन लगा होगा उसका मटेरियल का दाम बढ़ा होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। हम वही लेंगे जो जिस समय लगा होगा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, और माइनस पास्ट ईयर डिप्रिसिएशन, पास्ट ईयर डिप्रिसिएशन भी हुआ होगा उसको घटा देंगे। तो यही कहलाएगा, यही आपका कहलाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हमका लास्ट मेथड है, लास्ट मेथड भी देख लेते हैं, इसको उतारिए। प्यारे बच्चों अब लास्ट मेथड है कंपैरिजन मेथड। तो देखिए कंपैरिजन मेथड में क्या कहता है, मान लीजिए कोई एरिया है, इस एरिया में हमारा कोई जमीन है, अब इस जमीन का हमको कीमत बताना है। तो इस जमीन का कीमत ये भी इस मेथड के अनुसार क्या कहता है कि इसी एरिया के मतलब इसी लैंड के नजदीक कोई और जमीन होगा, इस जमीन के को कंसीडर मतलब कंपेयर करते हुए इसका हम क्या बता देंगे, रेट बताएंगे, मतलब इससे कंपेयर करेंगे। हमारे जो प्रॉपर्टीज है उसके नियर बाय में जो और कोई प्रॉपर्टीज है उससे कंपेयर करके हम क्या बताएंगे, वैल्यू बताएंगे हमारे एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज का। तो देखिए प्यारे बच्चों क्या बोला, इन दिस मेथड वैल्यूएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज अकॉर्डिंग टू नियर बाय प्रॉपर्टीज टू द एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी। ठीक है ना, ये आपका समझ में आ गया। अब हम चलते हैं प्यारे बच्चों अगले यूनिट की तरफ, अगले पार्ट की तरफ, इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम देखेंगे डिफर्ड वैल्यू ऑफ लैंड। देखिए प्यारे बच्चों डिफर्ड वैल्यू ऑफ लैंड क्या होता है, मान लीजिए ये कोई हमारा लैंड था, अब क्या हुआ, तो इधर क्या हुआ, मान लीजिए कोई हॉस्पिटल बनने जा रहा है, एम्स बनने जा रहा है। तो देखिए प्यारे बच्चों इस एम्स के बनने के कारण, एम्स बनने में तो टाइम लगेगा, बट आप जान लीजिए कि इधर एम्स बनने का बिल पास हो गया, इधर एम्स बनना है। तो एम्स बनने के कारण हमारे लैंड का क्या हो जाएगा, दाम बढ़ जाएगा, इसका कीमत बढ़ जाएगा। तो फ्यूचर में इसका इम्प्रूवमेंट होने के कारण जो रेट बढ़ता है उसको कहते हैं डिफर्ड वैल्यू। या ये भी बोल सकते हैं कि मान लीजिए कोई लैंड है, इस पे कोई बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का अभी कुछ और बना था, फ्यूचर में इसको और इम्प्रूव कर दिया, किसी कारणवश उसको और इम्प्रूव कर दिया बिल्डिंग को, तो उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। तो वही जो इंक्रीज वैल्यू होगा वो कहलाएगा डिफर्ड वैल्यू ऑफ लैंड। ये इसका डिफिनेशन है। और डिफर्ड वैल्यू ऑफ लैंड आल्सो नोन एज रिवर्सनियरी वैल्यू भी कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप नोट डाउन कीजिए। अब लास्ट टॉपिक बचा हुआ है इस यूनिट का जो कि है रेंट फिक्सेशन, इसको आप नोट डाउन कीजिए। प्यारे बच्चों अब हम देखते हैं फिक्सेशन ऑफ रेंट। तो फिक्सेशन ऑफ रेंट में क्या होता है, सबसे पहले आप कॉस्ट ऑफ लैंड एंड कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को सेपरेटली लीजिए। अब उस पे जो आपको नेट इनकम करना है उसका कुछ परसेंटेज इंटरेस्ट ऐड कर दीजिए। अब उसको क्या कीजिए, कैपिटलाइज्ड वैल्यू से डिवाइड कीजिएगा। तो जैसे ही आप कैपिटलाइज्ड वैल्यू से डिवाइड कीजिएगा तो एक साल का आपका इनकम निकल जाएगा। अब उस इनकम में आपको क्या करना है, आपको जितना भी आउटगोइंग है उस आउटगोइंग को जोड़ देना है। अब वो आपको निकल जाएगा ग्रॉस इनकम पर ईयर। अब उस ग्रॉस इनकम में क्या करना है, 12 से डिवाइड करना है। अब 12 से जैसे ही डिवाइड कीजिएगा तो पर मंथ का रेंट निकल जाएगा। तो यह जो रेंट होगा वो स्टैंडर्ड रेंट कहलाता है, यही आपका इसमें लिखा हुआ है। बट ओरिजिनल जो होता है वो स्टैंडर्ड रेंट हम लोग जो रेंट देते हैं वो स्टैंडर्ड रेंट के अनुसार नहीं देते हैं। तो प्यारे बच्चों इस तरह से हमारा
लास्ट यूनिट भी समाप्त हुआ और पूरी तरीके से आपका कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट समाप्त तो होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।